हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं। अभी मैं प्राइमरी वाले पेपर के करवा रही हूं। जैसे ही प्राइमरी वाले सभी पेपर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं जूनियर वाले पेपर के भी करवा दूंगी। इसके अलावा CDP के भी करवा रही हूँ और EVS के काफ़ी समय पहले ही सॉल्व करवा चुकी हूँ। EVS का टॉप 50 का वीडियो आया था, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने उसमें शामिल किए हैं। पिछले वीडियो में मैंने 2016 वाले पेपर के क्वेश्चन लिए थे, यानी जो पेपर फरवरी 2016 में हुआ था। ये जो पेपर है ये दिसंबर 2016 वाले पेपर के क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। पहला है किंडरगार्टन, दूसरा है मॉन्टेसरी, तीसरा है डेक्रोली और चौथा है अभिक्रमित अनुदेशन। तो भाषा शिक्षण की जो पद्धति नहीं है वह है अभिक्रमित अनुदेशन। भाषा शिक्षण पद्धति के अंतर्गत किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डेक्रोली अनुदेशन प्रणाली आती है, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की नहीं बल्कि यह अधिगम से संबंधित है। तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। पहला है मॉन्टेसरी का, दूसरा है महात्मा गांधी का, तीसरा है फ्रॉबेल का और चौथा है किलपैट्रिक का। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, ये मानना था महात्मा गांधी का, क्योंकि बच्चे जिस परिवेश में पले बड़े हैं उसी भाषा में उन्हें सिखाया जाना चाहिए। जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा है उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला है आगमन प्रणाली, दूसरा है निगमन प्रणाली, तीसरा है अव्याकृति प्रणाली और चौथा है कच्चा अभिनय प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षा के लिए जो उपयुक्त नहीं है, तो आगमन प्रणाली भी उपयुक्त है। आगमन प्रणाली में पहले उदाहरण बताए जाते हैं फिर नियम। निगमन प्रणाली में पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण। अव्याकृति प्रणाली ये भी व्याकरण शिक्षण से संबंधित है, लेकिन कच्चा अभिनय प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें यही पूछा गया था कि जो उपयुक्त नहीं है, तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? पहला है बनारस, दूसरा है मिर्जापुर, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है लखनऊ। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर से होता था। इस पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी थे और इनकी एक और पत्रिका है नागरी नीरद, ये भी मिर्जापुर से ही प्रकाशित होती थी। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, मिर्जापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की रचना है। पहला है अखरावट, दूसरा है छत्रसाल, दशक, तीसरा है दीपशिखा और चौथा है खुमान रासो। तो आदिकाल की जो रचना है वह बतानी है। तो आदिकाल की रचना है खुमान रासो। और खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो दलपति विजय हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। आदिकाल की रचना पूछी गई है। इसके अलावा आदिकाल की अन्य रचनाएं भी याद रखिए। बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, संदेश रासक, ये भी साथ में याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। पहला है पूर्व ज्ञान के पश्चात, दूसरा है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, तीसरा है आदर्श वाचन के पश्चात और चौथा है मौन वाचन के पहले। तो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है वाक्य प्रयोग, दूसरा है व्याख्यान, तीसरा है भ्रमण और चौथा है चित्र निर्माण। तो शब्द का अर्थ प्रकट करना है जो सबसे अच्छा तरीका है वह है वाक्य प्रयोग। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। वाक्य प्रयोग से भाव की स्पष्टता और अधिक निर्देशित हो जाती है। तो इसीलिए शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वह है वाक्य प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निरामिष किसे कहते हैं? पहला है मांस रहित भोजन, दूसरा है मोक्ष का इच्छुक, तीसरा है रात्रि में विचरण करने वाला और चौथा है मृत्यु का इच्छक। तो निरामिष का आशय होता है मांस रहित भोजन।
पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला विकल्प है सन 1971 ईस्वी में, दूसरा है सन 1972 ईस्वी में, तीसरा है सन 1973 ईस्वी में और चौथा है सन 1974 ईस्वी में। तो राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? इन्हें मिला था 1972 ईस्वी में। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो लोग हैं उनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार यदि पूछ लिया जाए तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। कब दिया गया? 1968 में। और उनकी जो कृति थी चिदम्बरा, उसके लिए प्रदान किया गया। 1978 में अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए, 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए। तो ये भी याद रखिए, इन सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहज शब्द है, पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है आगत। तो सहज जो है ये आगत शब्द है। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। जो आगत शब्द होते हैं वे जो है इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, यानी इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और ये विदेशी भाषाओं से आए हैं, तो ये इसीलिए आगत शब्द कहे जाते हैं। तो सहज शब्द जो है ये आगत शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? पहला है जंगल, दूसरा है स्त्री, तीसरा है पुस्तक और चौथा है व्यवसायी। तो वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुकुंद किसका पर्याय है? पहला है विष्णु, दूसरा है शिव, तीसरा है सूर्य और चौथा है कामदेव। तो मुकुंद किसका पर्याय है? तो मुकुंद पर्याय है विष्णु का। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये पंक्ति लिखी हुई है, इसके रचनाकार पूछे गए हैं। पहला है जायसी, दूसरा है रैदास, तीसरा है कबीर और चौथा है दादू। तो ये जो पंक्तियां हैं ये कबीर दास की हैं। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। पंक्तियां हर बार पूछी गई हैं, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर में जितने भी पंक्तियां पूछी गई हैं वो सभी याद कर लेनी है, और जिन रचनाकार की ये पंक्तियां हैं उन रचनाकार की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको भी याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। पहला है माटी का फूल, दूसरा है चिंतामणि, तीसरा है छड़ बोले कड़ मुस्काए और चौथा है आलोक पर्व। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? चिंतामणि। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। और इनके अन्य जो निबंध हैं मित्रता, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति, तो ये भी याद रखिएगा। और आलोक पर्व जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और छड़ बोले कड़ मुस्काई ये विष्णु प्रभाकर का है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो जो शुद्ध है वह हमें बताना है। तो शुद्ध इसमें जो लिखा हुआ है वह है सी विकल्प, बारात और वसंत। सी शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध स्वर है। पहला है या वा, दूसरा है ई उ, तीसरा है रिरी और ला और चौथा है रिरी और सा। तो इसमें अर्ध स्वर पूछा गया है, तो या और वा अर्ध स्वर है। पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। पहला है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, दूसरा है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, तीसरा है अपराधी की पहचान हो जाना और चौथा है अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो चोर की दाढ़ी में तिनका
यानी कि अपराधी जो होता है वह शंकाग्रस्त रहता है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। जो अपराध करता है उसे अंदर ही अंदर ये भय रहता है कि कहीं उसका अपराध जो है उजागर ना हो जाए, तो वो अपराधी जो है हमेशा शंकाग्रस्त रहता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला है आगार, दूसरा है प्राक कथन, तीसरा है पिष्ट पेशन और चौथा है प्रस्तावना। तो एक बार कही बात को दोहराते रहना ये पिष्ट पेशन कहलाता है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। प्राकथन जो होता है, प्राकथन को भूमिका कहते हैं और प्रस्तावना किसी शीर्षक का प्रथम चरण होता है। तो ये भी साथ में याद रखिए। अगला प्रश्न है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। तो बुद्धिहीन शब्द जो है ये व्याकरण की दृष्टि से विशेषण में है। जैसे हम किसी का नाम लेकर यदि ये बताएं, जैसे सीमा जो है बुद्धिहीन है, या कोई जानवर जो है बुद्धिहीन होता है, तो ये उसकी विशेषता बताती है। जिस भी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है। बुद्धिहीन जो है विशेषता ही तो बताता है, तो ये विशेषण के अंतर्गत आता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। लिखा है, अगला प्रश्न है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? पहला है अपादान कारक, दूसरा है संबंध कारक, तीसरा है अधिकरण और चौथा है संप्रदान। तो छत से ईंट गिरी यानी कि ईंट छत से अलग हो गई, और अलगाव के भाव में अपादान कारक होता है। हर बार पेपर में अपादान कारक ही पूछा गया है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महोर्मी का संधि विच्छेद है, तो महोर्मी का संधि विच्छेद महाधन ऊर्मी। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। समिष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। पहला है विशिष्ट, दूसरा है अशिष्ट, तीसरा है अपुष्टि और चौथा है व्यष्टि। तो समिष्टि का विपरीतार्थक पूछा गया है व्यष्टि। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करपट का तद्भव रूप है। पहला है कपट, दूसरा है कारपेट, तीसरा है कपूर और चौथा है कपड़ा। तो करपट का तद्भव रूप पूछा गया है, तो करपट का होता है कपड़ा। याद रखिएगा, कपट मत कराइएगा। कपट, कारपेट ये सभी गलत है। करपट का जो तद्भव रूप वह कपड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमणी में कौन सा प्रत्यय है? पहला है अनीय, दूसरा है ईय, तीसरा है रम और चौथा है पीय। तो रमणी में कौन सा प्रत्यय होगा? तो रमणी में है अनीय प्रत्यय। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा आदरणीय, इसमें भी अनीय प्रत्यय होता है। उल्लेखनीय, इसमें भी अनीय प्रत्यय है। प्रत्यय जो होते हैं शब्द के बाद अंत में जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोरव सबे रघुवंश कुठार की धार में 12 बजी सरत हई बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरत्वहि। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? पहला है रौद्र रस, दूसरा है भयानक रस, तीसरा है विभत्स रस और चौथा है वीर रस। तो इसमें जो है रौद्र रस है। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधार बरनव रघभर विमल जस जो दायक फलचार में छंद है। पहला है दोहा, दूसरा है सोरठा, तीसरा है रोला और चौथा है बरवे। तो इसमें जो छंद है वह है दोहा। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हैं। और जो सोरठा होता है वह दोहा का उल्टा होता है। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और बरवे जो है ये अवधि का छंद जिसमें 12 व 7 मात्रा पर यति होती है, और रोला 24 मात्राओं का मात्रिक छंद है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य शुद्ध है। पहला है मोहन और गीता गा रही है, दूसरा है गीता और मोहन गा रहा है,
तीसरा है मोहन और गीता गा रहे हैं, और चौथा है मोहन और गीता गा रही हैं। तो शुद्ध वाक्य हमें बताना है, तो मोहन और गीता गा रहे हैं। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? पहला है क्लीब, दूसरा है क्रम, तीसरा है कृषक और चौथा है कृषाणु। तो जो शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा वह हमें बताना है। तो सबसे अंत में आएगा क्लीब। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चराचरम में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है बहुब्रीहि और चौथा है कर्मधारय। इंपॉर्टेंट ये शब्द है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया। तो चराचरम में द्वंद्व समास है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अब अगला प्रश्न है, अव्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला है आ, दूसरा है आभ्य, तीसरा है अभी और चौथा है अभ्या। तो अभ्यागत शब्द में अभी उपसर्ग है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अभी। इसके अलावा अभिसरण, अभिप्राय, अभिकरण, अभ्याघात, इसमें भी अभी उपसर्ग होता है। उपसर्ग जो होते हैं किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो ये पेपर था दिसंबर 2016 वाला। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की है। 2011 वाले पेपर के सॉल्व करवा दिए हिंदी के, फिर 2013 वाले पेपर के, फिर 2014 वाले पेपर के, 2016 का फरवरी वाला पेपर करवा दिया, और ये जो पेपर था ये दिसंबर 2016 वाला था। जितने भी पेपर हुए हैं, 2022 में आपका लास्ट पेपर हुआ था यूपी टेट का। तो जितने भी पेपर हुए हैं सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, प्राइमरी वाले पेपर के भी और जूनियर वाले पेपर के भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।